Yes, hello students. In previous lecture, we discussed about the titration of type of titration, double titration. And double titration is mainly for the mixture of NaOH and Na2CO3 or Na2CO3 and NaHCO3. ओके और एक हमने कंडीशन डिस्कस कर ली थी इसकी NaOH Na2CO3 मिक्सचर इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट HCl में भी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर एसिड. ठीक है, अब आउट ऑफ NaOH एंड Na2CO3 NaOH इज स्ट्रॉन्गर बेस देन Na2CO3 means it react faster than that of Na2CO3, therefore HCl first reacts with NaOH. तो पहले HCl NaOH के साथ completely react करेगा, प्रोडक्ट NaCl प्लस वाटर. उसके बाद जब ये कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा तब देन HCl रिएक्ट्स विद Na2CO3. अब ऐसा कैसे होगा? वैसे मैंने आपको बताया था कि HCl को हम ब्यूरेट में लेते हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं. तो एक ड्रॉप ऐड करेंगे, रिएक्ट कर जाएगी, फिर दूसरा ड्रॉप रिएक्ट करेगा, तीसरा ड्रॉप, इस तरह से धीरे 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 रिएक्शन होगा. कंटेनर का नीचे जो कॉनिकल फ्लास्क है उसका NaOH सारा यूज़ हो जाएगा. उसके बाद हम फिर ऐड करेंगे, HCl ऐड करते रहेंगे. क्यों ऐड करते रहेंगे? हमें कैसे पता कि हमें ऐड करते ही रहेंगे? क्योंकि अभी पिंक कलर अवेलेबल है. जब तक पिंक कलर रहेगा हम HCl को ऐड करते रहेंगे. ठीक है, जैसे ही पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा, बिकेम कलरलेस, यानी पिंक कलर डिसअपियर हो गया, हम ऐड करना बंद कर देंगे. इट इज़ नोन एज फर्स्ट एंड पॉइंट. इसे फर्स्ट एंड पॉइंट कहा जाएगा. इसके बाद क्या करेंगे, हम उसमें दूसरा इंडिकेटर ऐड कर देंगे. इसी नीचे कॉनिकल फ्लास्क में इंडिकेटर का नाम क्या है? मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर ऐड कर देंगे और ये मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जो होगा येलो कलर शो करेगा. अब उसके बाद हम फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl ऐड करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, और कब तक ऐड करते रहेंगे? जब तक वो येलो कलर रेड या रेडिश ऑरेंज या ऑरेंज कलर में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक हम ऐड करते रहेंगे. ठीक है, और जैसे ही वो रेडिश कलर में या रेडिश ऑरेंज कलर में या रेड कलर में कन्वर्ट होगा हम स्टॉप कर देंगे टाइट्रेशन को और HCl की वैल्यू को नोट कर लेंगे. इट इज़ नोन एज सेकंड एंड पॉइंट और मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट. ठीक है, क्लियर. अगर हम फिनोफ्थिलीन यूज़ नहीं करेंगे मिडिल पॉइंट में, मतलब अगर हम पहले इंडिकेटर डायरेक्ट मिथाइल ऑरेंज ऐड कर देंगे तो हमारे पास बस HCl की एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, फाइनल वैल्यू, तीनों रिएक्शन के बाद. और अगर हम दोनों इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो वी हैव टू वैल्यूज़, फर्स्ट एंड पॉइंट एंड सेकंड एंड पॉइंट. ठीक है, तो न्यूमेरिकल दोनों टाइप के होते हैं. इसमें हम पहले सारा कंप्लीट स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद फिर इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं. वेरियस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद. ठीक, चलिए. तो अब इसका नंबर ऑफ मोल्स के बेस पर भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और नंबर ऑफ ग्राम. नंबर ऑफ मोल्स तो बैलेंस्ड इक्वेशन है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल करना है, हो जाएगा. ठीक है, हम ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं. एट फर्स्ट एंड पॉइंट number of gram equivalent of HCl or any other acid. HCl में भी रिप्लेस, मैंने कहा ना HCl में भी रिप्लेस बाय एनी अदर एसिड, तो हम एसिड भी लिख रहे हैं साथ में. इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH. ठीक है, NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है इसलिए NaOH का प्लस हाफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 और Na2CO3 का n फैक्टर इक्वल टू 2. ठीक है, देखिए इस रिएक्शन में Na2CO3 का n फैक्टर 1 है. ठीक, क्यों है 1? क्योंकि यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, यानी दो सोडियम है या 2 नेगेटिव चार्ज हैं कार्बोनेट का. ठीक, यानी 2 चार्ज का ये सॉल्ट है. इधर ये 1 चार्ज का सॉल्ट है, एक सोडियम पॉजिटिव या 1 नेगेटिव बिकॉज ऑफ HCO3 नेगेटिव. तो ये नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है. और नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में आपको क्या बताया था कि किसी भी नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में आप नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में जब भी सॉल्व करेंगे तो सॉल्ट का चार्ज होता है. या एक स्पेसिफिक एग्जांपल बताया था, यही एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर सॉल्ट के चार्ज में कोई चेंज आता है, जैसे यहाँ सॉल्ट 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव, यानी कि 2 सोडियम और कार्बोनेट है तो 2 पॉजिटिव नेगेटिव है. लेकिन यहाँ पर सॉल्ट पर +1 और -1 है, Na केवल एक सोडियम है. तो चार्ज का जो डिफरेंस होता है
यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज यानी 2 है एन फैक्टर, मतलब 2 है और यहाँ पर 1 है, तो इनका जो डिफरेंस होगा इट विल बी द एन फैक्टर। तो यहाँ एक्चुअल में एन फैक्टर 1 है और यहाँ पर हम ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं, एन फैक्टर 2 लिख रहे हैं। तो 2 एन फैक्टर लिख रहे हैं तो हमने क्या किया, उसे 2 से डिवाइड कर दिया, जिससे क्या हो जाए, हमारा आंसर न्यूमेरिकल के आंसर से मैच कर जाए। न्यूमेरिकल मतलब जो हमारी टाइट्रेशन रिएक्शन है उससे हमारी ये वैल्यू मैच। अगर आप हाफ नहीं करना चाहते हैं तो यू हैव टू राइट द एन फैक्टर इक्वल टू 1। आपको Na2CO3 का एन फैक्टर क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना होगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करते हैं तो हाफ, बुक्स में भी हाफ ही लिखा होता है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। आपको हाफ नहीं लिखना है तो यू कैन रिप्लेस द हाफ बट आल्सो रिप्लेस द एन फैक्टर इक्वल टू 1। यानी आप 2 को रिप्लेस करना होगा 1 से, तो एन फैक्टर 1 यूज़ करेंगे और यहाँ हाफ नहीं करेंगे। लेकिन अगर एन फैक्टर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर आपको हाफ लिखना पड़ेगा। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब एट सेकेंड एंड पॉइंट, एट सेकेंड एंड पॉइंट, सेकेंड एंड पॉइंट पर कौन रिएक्ट कर रहा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl और एनी अदर एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3। NaHCO3 क्यों, क्योंकि जो रिएक्ट करेगा उसी के तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होंगे। सेकंड एंड पॉइंट पर NaHCO3 HCl से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक। और एक इक्वेशन और बनेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 प्रोड्यूस्ड इक्वल टू हाफ इंटू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 रिएक्ट्स, ठीक है, या यूज्ड विद एन फैक्टर इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये ऐसा हमने क्यों लिखा, हमने इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि अगर हम सेकंड इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ NaHCO3। हमें आंसर किसका मिलेगा, NaHCO3 का मिलेगा। अब NaHCO3 का आंसर मिलेगा तो इट मीन्स वो मिक्सचर में प्रेजेंट है। लेकिन मिक्सचर तो क्या लिया था हमने स्टार्टिंग में, देखिए मिक्सचर इज ओनली NaOH Na2CO3। तो कभी ऐसा हो सकता है कि जो नहीं है उसका मास आ जाएगा, यानी मास क्रिएट हो गया, क्या NaHCO3 का मास जनरेट हो गया जो कि था नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि NaHCO3 शुड बी रिप्लेस बाय, कि उसे किसी ना किसी से रिप्लेस होना होगा। और वो किससे रिप्लेस होगा, जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ ध्यान से देखिए, Na2CO3 प्रोड्यूस द NaHCO3 मीन्स NaHCO3 का अमाउंट किस पर डिपेंड करता है, Na2CO3 के अमाउंट पर डिपेंड करता है। मीन्स अगर Na2CO3 लेस रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, लेस अमाउंट ऑफ Na2CO3 टेक पार्ट इन रिएक्शन, लेस अमाउंट ऑफ NaCO3 विल फॉर्म। मोर अमाउंट ऑफ Na2CO3 टेक पार्ट इन रिएक्शन, मोर अमाउंट ऑफ NaCO3 विल प्रोड्यूस। यानी NaHCO3 का अमाउंट Na2CO3 के रिएक्टिव अमाउंट पर डिपेंड करता है। इसलिए हमने क्या किया, NaHCO3 को रिप्लेस कर दिया किससे, Na2CO3 से। अब इसे हाफ क्यों किया, हाफ इसलिए किया है क्योंकि NaHCO3 का एन फैक्टर यहाँ पर क्या है, 1, वो तो ऑब्वियसली 1 है उसका। यहाँ उसका एन फैक्टर अभी बताया था कि Na2CO3 का रिएक्शन में एन फैक्टर 1 है, बट हम यूज़ क्या कर रहे हैं, उसका एन फैक्टर 2 यूज़ कर रहे हैं उसका एन फैक्टर, इसलिए हमने हाफ लिखा है। अगर आप एन फैक्टर 1 लिखेंगे तो आपको हाफ भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं है, एन फैक्टर 1 लिखकर यहाँ पर हाफ हटा देना या एन फैक्टर 2 लिखकर डिवाइड बाय 2 कर देना, रिजल्ट सेम आने वाला। क्यों, क्योंकि 2 से 2 डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ये तो सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ये है इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब आप ध्यान से देखेंगे कि इक्वेशन सेकंड और थर्ड में आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकंड और थर्ड में से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 विद एन फैक्टर 2, ठीक है। मैं बार बार एन फैक्टर 2 इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं, मतलब कि उसका एन फैक्टर, एज्यूम मतलब हम
उसके एन फैक्टर को यूज़ कर रहे हैं Na2CO3 का, जो कि उसका एक्चुअल एन फैक्टर होता है। Na2CO3 का एक्चुअल एन फैक्टर 2 होता है क्योंकि उस पर 2 चार्ज है, ठीक है। लेकिन वो इस रिएक्शन में अनयूजुअली 1 एन फैक्टर है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उसे 2 ही यूज़ कर रहे हैं लेकिन डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, जिससे कि हमारा आंसर भी गलत ना हो और एन फैक्टर भी उसका करेक्ट ही रहे, ठीक है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। क्लियर। तो ये यहाँ तक इक्वेशन बन गई। अब आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, एक इक्वेशन नंबर 1 और एक इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 1 और 4 में 2 इक्वेशन 2 अननोन, तो सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, ये कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। चलिए सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, इस बार मिक्सचर containing Na2CO3 and NaHCO3 और फिर वही is titrated against HCl और HCl और any other एसिड, कोई और एसिड भी हो सकता है, ठीक है। चलिए तो फिर वही, अब आउट ऑफ Na2CO3 एंड NaSCO3 दोनों में से वो किसके साथ रिएक्ट करेगा। अभी आपको बताया था कि NaSCO3 का दोनों नेचर होता है, एसिडिक और बेसिक, जबकि Na2CO3 का ओनली बेसिक नेचर है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव है। Na2CO3 इज़ मोर रिएक्टिव दैन NaHCO3 टूवर्ड्स HCl, वो HCl के साथ इससे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा, कौन, Na2CO3। देयरफॉर पहला रिएक्शन किसका होगा, Na2CO3 का होगा। Na2CO3 reacts with HCl and produce NaHCO3 plus NaCl, फर्स्ट इक्वेशन। और जैसे ही ये इक्वेशन होगा, यहाँ क्या होगा, ये फिनोल्फथलीन का कलर कौन सा होगा, पिंक कलर, पिंक, और इसके फॉर्मेशन के साथ क्या होगा, कलरलेस, कलरलेस। तो इसे क्या कहेंगे, फिनोल्फथलीन एंड पॉइंट। यह आपको बताया था, इसे और क्या कह सकते हैं, फर्स्ट एंड पॉइंट। यानी यहाँ पर इस बार फर्स्ट एंड पॉइंट तो केवल एक ही रिएक्शन के बाद आ जाएगा, एक ही रिएक्शन के बाद। क्यों एक ही रिएक्शन के बाद क्यों आ जाएगा, बिकॉज देयर इज़ नो NaOH, यहाँ NaOH तो है नहीं, तो सिर्फ Na2CO3। जब तक Na2CO3 कंटेनर में रहेगा, कॉनिकल फ्लास्क, ब्राउन बॉटम फ्लास्क, बीकर में रहेगा, तब तक पिंक कलर रहेगा। और जैसे ही HCl के साथ ड्रॉप बाय ड्रॉप हम ऐड कर रहे हैं, उसके साथ रिएक्शन करने पर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इट सॉल्यूशन बिकेम कलरलेस। कलरलेस होने का मतलब है फिनोल्फथलीन एंड पॉइंट आ गया, ठीक है। तो इस बार केवल एक ही रिएक्शन हुआ। चलिए नेक्स्ट, सेकंड, अब आगे देखते हैं। नाउ द NaHCO3 टेक पार्ट इन रिएक्शन। NaHCO3 प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2CO3, ठीक है। अब यहाँ पर जब तक NaHCO3 है, कौन सा कलर होगा, येलो कलर, किसका होगा, मिथाइल ऑरेंज का। और जैसे ही ये H2CO3 बनेगा तो कलर क्या आ जाएगा, रेड या ऑरेंज कलर या रेडिश ऑरेंज, ठीक है। और इसे क्या कहेंगे, मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड इक्वेशन। और या इसे क्या लिखा जाएगा, सेकंड एंड पॉइंट, ठीक है। अब लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, प्रीवियस वाले केस में यहाँ 2 टाइप के NaCO3 हैं, ठीक है, 2 टाइप ऑफ NaCO3 formed during first reaction और दूसरा initially present in mixture, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ NaHCO3, 2 टाइप के NaCO3 हैं, एक प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फर्स्ट रिएक्शन, पहली रिएक्शन में जो प्रोड्यूस होगा, और दूसरा जो इनिशियली प्रेजेंट है, बट वी कांट डिस्टिंग्विश इट, हम उसे HCl भी नहीं कर सकता। HCl ये नहीं है कि पहले HCl ये ढूंढेगा कि कौन सा NaCO3
इनिशियली प्रेजेंट था पहले मैं उसके साथ रिएक्ट करूँगा, या जो फॉर्म्ड हुआ है पहले उसके साथ रिएक्ट करूँगा? नहीं, HCl उसमें कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, हम भी उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. वी कांट फाइंड आउट दैट विच NaHCO3 इज इनिशियली प्रेजेंट एंड विच वन इज प्रोड्यूस्ड या फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट रिएक्शन. हम नहीं बता सकते, इसलिए हमने केवल एक ही रिएक्शन लिखा है, हम दो रिएक्शन नहीं लिख सकते. मतलब प्रैक्टिकली ऐसे नहीं पता चल सकता कि वहाँ पर कौन सा NaCO3 पहले से था और कौन सा NaCO3 प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल होते हैं, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है. दोनों के पास सोडियम है, दोनों के पास H है, दोनों के पास कार्बन है, दोनों के पास ऑक्सीजन है. तो कोई तरीका नहीं है कि ये पता कर सकें कि वो दोनों में से कौन सा पहले था और कौन सा बाद में. लेकिन हाँ, टोटल के साथ रिएक्शन होगा, टोटल को तो फाइंड आउट कर सकते हैं. तो टोटल हमने फाइंड आउट किया, टोटल का रिएक्शन हुआ और प्रोडक्ट बना. ठीक है, अब अगर ये नंबर ऑफ मोल्स के बेस पर सॉल्व करना है तो नंबर ऑफ मोल्स के बेस पर तो इक्वेशन जब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स के बेस पर लिख लेंगे. अभी तो हम ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिख रहे हैं. ठीक है, तो लिख लेते हैं एट फर्स्ट एंड पॉइंट. फर्स्ट एंड पॉइंट पर क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl और एनी अदर एसिड इक्वल टू, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है वो? Na2CO3 के साथ. हाफ इंटू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3. और मैं फिर कह रहा हूँ कि हमने हाफ क्यों लिया है? बिकॉज वी कंसिडर द एन फैक्टर ऑफ Na2CO3 इज़ 2 वेयर एज इन रिएक्शन इट इज़ 1. तो रिएक्शन में वो 1 है और हम उसे 2 यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने उसे हाफ से डिवाइड किया सो दैट आवर इक्वेशन एंड द न्यूमेरिकल डेटा विल मैच. ठीक है, चलिए ये तो हो गया फर्स्ट एंड पॉइंट. अब एट सेकंड एंड पॉइंट. सेकंड एंड पॉइंट एक ही रिएक्शन था तो एक ही हो गया. सेकंड एंड पॉइंट पर रिएक्शन है, दो रिएक्शन है, दिख नहीं रहे हैं लेकिन दो रिएक्शन है एक्चुअल में. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl और एनी अदर एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 इनिशियली प्रेजेंट. ठीक है, प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 प्रोड्यूस्ड. ठीक है, मैंने भी कहा ना दो टाइप के NaHCO3 हैं. रिएक्शन हैज़ 2 टाइप ऑफ NaHCO3. इस सेकंड स्टेप में 2 टाइप के हैं, एक जो फॉर्म्ड होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट रिएक्शन, और दूसरा जो इनिशियली प्रेजेंट है. ठीक है, सेकंड वन इनिशियली प्रेजेंट. तो हमने वही दोनों, HCl टेक पार्ट इन रिएक्शन विद बोथ. ठीक है, दोनों के साथ ही रिएक्ट करेगा. ठीक है, NaCl वो भी जो इनिशियली प्रेजेंट था और उसके साथ भी जो प्रोड्यूस्ड है. ठीक है, तो हम इसे प्रैक्टिकली तो सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन थियोरेटिकली लिखने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. थियोरेटिकली लिख दिया. ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaCO3 प्रोड्यूस को रिप्लेस कर देते हैं. ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट, और एक थर्ड इक्वेशन बनेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 produced equal to half into number of gram equivalent of Na2CO3 and factor 2. ठीक है, अभी जैसे पिछले वाले केस में किया था वैसे ही यहाँ पे कर दिया, वो रिप्लेस कर दिया हमने उसे. रिप्लेस क्यों कर दिया? क्योंकि हमें इक्वेशन हमारे पास 2 होंगी और 2 ही अननोन होने चाहिए. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर थर्ड. We have only 2 equation, we have only 2 data, 2 टाइटर वैल्यू ऑफ HCl. HCl की बस 2 वैल्यूज़ होंगी, एक फर्स्ट एंड पॉइंट की, एक सेकंड एंड पॉइंट की. तो फर्स्ट एंड पॉइंट की इक्वेशन में, फर्स्ट एंड पॉइंट की इक्वेशन में एक अननोन. ठीक है, और अगर मैं सेकंड एंड पॉइंट की इक्वेशन लूँगा तो यहाँ 2 अननोन है, तो टोटल 3 अननोन हो जाएंगे. तो 3 अननोन में तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 और अननोन 3 सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है. इसलिए हमने उसे NaCO3 प्रोड्यूस को Na2CO3 से रिप्लेस. बिकॉज NaHCO3 प्रोड्यूस का अमाउंट किस पर डिपेंड करेगा? Na2CO3 पर ही डिपेंड करेगा. ये लेस अमाउंट में होगा तो ये लेस अमाउंट में बनेगा, ये ज़्यादा अमाउंट में होगा तो ये भी ज़्यादा अमाउंट में बनेगा. तो इसका अमाउंट इस पर ही डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमने इसे रिप्लेस कर दिया. तो ठीक है, जब इसे रिप्लेस करेंगे तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? हमारी इक्वेशन आ जाएगी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ
gram equivalent of NaHCO3 initially present plus half into number of gram equivalent of Na2CO3 एन फैक्टर 2। ठीक है, तो ये होगी इक्वेशन नंबर 4। तो अब आपके पास केवल दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 जिसमें Na2CO3 है, और इक्वेशन नंबर 4 जिसमें NaCO3 और Na2CO3। तो Na2CO3 दोनों इक्वेशन में क्या है, कॉमन है, तो इसका मतलब दो इक्वेशन दो अननोन, वी हैव टू इक्वेशंस टू अननोन वैल्यूज़। तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा जैसा न्यूमेरिकल में गिवन होगा वैल्यू पुट करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्लियर। ये दो केस होते हैं, ठीक है, दोनों जो मैंने बताया। तीसरा केस वो इमेजनरी है, मैंने पहले ही कहा वो इमेजनरी केस होता है, वो रियल केस नहीं होता। कभी किसी वर्स्ट कंडीशन में या कहीं आपको न्यूमेरिकल मिलता है उसका, ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा, हम उसे डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज़ तो ये दो ही होते हैं, Na2CO3 विद NaCO3 या Na2CO3 विद NaOH। और हाँ, सोडियम में भी रिप्लेस बाय पोटेशियम, HCl में भी रिप्लेस बाय H2SO4। ऐसा हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में HCl की जगह H2SO4 यूज़ किया जाए। ठीक है, चलिए, ये टाइट्रेशन, जितने टाइप के टाइट्रेशन हो सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक, मैंने कहा था इसके बाद दो और हैं इनफॉर, जैसे पहला फर्स्ट एक आता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एक्वस सॉल्यूशन। ये लिखा होगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ये क्वेश्चन आता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एक्वस सॉल्यूशन से। अब ये H2O2 और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्या मीनिंग है, जरा इसे समझ लेते हैं। पहले देखते हैं H2O2 होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और मैंने आपको बताया था प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी, presence of peroxide decreases the stability of the compound. It means H2O2 एक unstable compound है, hydrogen peroxide is unstable, it can easily decomposed in presence of light और हीटिंग। ठीक है, तो ये बहुत इजीली लाइट की प्रेजेंस में या हीटअप करने पर क्या हो जाता है, ये सिंबल हीटिंग का सिंबल होता है, हीटिंग। ठीक, H2O2 बहुत जल्दी डिकम्पोज कर जाता है, तो H2O2 एक्वस सॉल्यूशन जो हमारे पास है, it will easily undergoes in decomposition and form H2O plus O2। ठीक है, बैलेंस करते हैं इस इक्वेशन को, जैसा चाहें वैसा बैलेंस कर सकते हैं, फ्रैक्शनल बैलेंसिंग कर सकते हैं या प्रॉपर बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो ठीक है, हम प्रॉपर बैलेंसिंग कर लेते हैं। ये हो गया, H2O लिक्विड होता है, ये एक्वा सॉल्यूशन है, और ये क्या है, गैस। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर है, रूम टेम्परेचर पर ही डिकम्पोज हो जाता है। बस मैंने कहा ना, लाइट रेडिएशन की प्रेजेंस में रखिए और ये डिकम्पोज हो जाएगा, या आप इसे हीट भी करेंगे तो भी डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है ऑक्सीजन गैस। ठीक, अब ऑक्सीजन के वॉल्यूम को हम STP पर नोट करते हैं। ठीक है, किसको, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, STP पर नोट करते हैं, और यही वॉल्यूम स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम strength of H2O2 aqueous solution is the volume of O2 gas produced at STP
ऐसे लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस एट STP, एट STP, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय द decomposition of unit volume of H2O2 aqueous solution, ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है, H2O2 सॉल्यूशन का वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस एट STP प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ H2O2, यानी कि H2O2 का कोई यूनिट वॉल्यूम मतलब जैसे 1 ml 1 लीटर, ठीक है, उसको कुछ भी कोई भी यूनिट वॉल्यूम में, जैसे डेफिनेशन में तो यूनिट होगा, वैसे तो 2 लीटर 3 लीटर, जैसे मान लो 1 लीटर के लिए हमें पता है, तो 2 लीटर के लिए 10 लीटर के लिए 5 लीटर के लिए तो सॉल्व कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए डेफिनेशन में यूनिट वॉल्यूम होता है कि हम, और 1 ml के बारे में इंफॉर्मेशन है तो वी कैन फाइंड आउट फॉर एनी वॉल्यूम वैल्यू, ठीक है, किसी भी वॉल्यूम से रिलेटेड, जैसे 1 ml के लिए वैल्यू पता है तो 20 ml 50 ml 1 लीटर किसी के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये यूनिट वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन को डिकम्पोज करने से जितना O2 प्रोड्यूस होता है, ठीक, वो कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है, उसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहा जाता है। चलिए, तो मैं इसे ज़रा सिंपली पहले समझा देता हूँ क्या है। H2O2 का मोलर मास होता है, H2O2 का मोलर मास कितना है, ऑक्सीजन 32 34, तो 34 इंटू 2 यानी कि 34 इंटू 2 कितना हुआ, 64 ग्राम पर लीटर। तो 64 ग्राम पर लीटर अगर हमारे पास क्या है ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, H2O2 सॉल्यूशन, ठीक है, तो 64 ग्राम पर लीटर का H2O2 सॉल्यूशन है, ठीक है, व्हेन 1 liter of this solution undergoes in decomposition, ठीक है, ध्यान से देख लिया आपने। हमने क्या किया, बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 मोल्स हैं H2O2 के, 2 मोल्स मीन्स 64 ग्राम, और 1 लीटर में हमने उसे डिसोल्व कर लिया है, तो यानी कि क्या हो गया 64 ग्राम या 2 मोल्स, इसे 2m भी कह सकते हैं, वो हम अगली लाइन में लिख लेंगे मोलरिटी की टर्म्स में। तो 64 ग्राम पर लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन को व्हेन 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इस सॉल्यूशन का 1 लीटर पूरा 1 लीटर जब डिकम्पोज होगा तो उसमें 64 ग्राम प्रेजेंट है, तो पूरा 64 ग्राम डिकम्पोज हो जाएगा। तो दिस सॉल्यूशन अंडर गोज इन डिकम्पोजिशन, then produced amount of ऑक्सीजन गैस इक्वल टू 1 मोल और 32 ग्राम और 22.4 लीटर एट STP। कोई प्रॉब्लम, ठीक। देखिए अब इक्वेशन को मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ये ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। H2O2 के 2 मोल जब पार्टिसिपेट करते हैं तो बैलेंस्ड इक्वेशन में 1 मोल बन रहा है, 1 मोल लिखा है ना, 1 स्टोइकियोमेट्री यानी 1 मोल बन रहा है, वही हमने लिखा है कि जब 1 लीटर, जिसमें 1 लीटर किसमें, जिसमें 64 ग्राम मीन्स 2 मोल्स, 64 ग्राम का मीनिंग क्या है 2 मोल्स, जिसमें 2 मोल्स H2O2 के यानी 64 ग्राम डिजोल्व है, यानी इस बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 मोल्स हैं, उस सॉल्यूशन का 1 लीटर का डिकम्पोजिशन अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस। क्यों, क्योंकि 1 मोल मिलेगा और 1 मोल यानी 32 ग्राम या STP पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम आपको क्या बताया था 22.4 लीटर। अब ये हमने सॉल्व कर लिया है, यानी कि इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ जो हम बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ कितनी है 22.4
22.4 है, ठीक है, क्लियर। अभी मैं सिंबल वगैरह बता दूंगा क्या है, तो मैं तो अभी तो सिंपल बता रहा हूँ आपको, ठीक। तो 22.4, अब मान लो 1 लीटर डिकम्पोज नहीं किया है, उसका 1 लीटर की जगह हाफ लीटर डिकम्पोज किया है 500 ml, तो अगर 1 लीटर के प्लेस पर हाफ लीटर ही डिकम्पोज करेंगे तो क्या 22.4 लीटर गैस बनेगी? नहीं, 22.4 नहीं बनेगा, उसका क्या बनेगा? हाफ बनेगा। हाफ मीन्स 11.2 लीटर, ठीक है। और मान लो 100 ml ही डिकम्पोज किया, 1 लीटर भी डिकम्पोज नहीं किया, 100 ml डिकम्पोज किया, तो 1/10 यानी 2.24 लीटर बनेगा। और मान लो उसमें केवल 10 ml ही डिकम्पोज किया है, तो 1/100 टाइम्स 1/100 यानी 0.224 लीटर, इस तरह से। और 1 ml ही किया है तो 1000 टाइम्स लेस, 1/1000, इस तरह से। तो आपको अगर 1 लीटर की वैल्यू पता है तो आप किसी के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, या 1 ml की वैल्यू पता है तो आप किसी के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ को V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या पूरा पूरा वॉल्यूम स्ट्रेंथ लिखा होता है, या 20V लिखा होता है, ठीक। जैसे अब दूसरी तरीके से लिख सकते हैं 2m, 2m मतलब 2 मोल्स पर लीटर, या 64 ग्राम पर लीटर। 2m का मीनिंग है 2m सॉल्यूशन, ठीक, 2m solution of H2O2 has 22.4 V, ठीक है, या इज़, हैज़ भी नहीं, इज़ लिख देते हैं, इज़ 22.4 V। ये 22.4 V का मीनिंग क्या है? इट इज़ द वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ये उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। यानी इसके 1 लीटर को डिकम्पोज करने पर, ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? 22.4 लीटर। इसके 1 ml को डिकम्पोज करने पर आपको 22.4 ml, यानी इसकी यूनिट और इसकी यूनिट क्या रहेगी? सेम रहेगी, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा? इट मीन्स यूनिट वॉल्यूम ऑफ, यूनिट कोई भी यूनिट ले लें, यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम की यूनिट कोई भी हो सकती है, ml, लीटर। यूनिट वॉल्यूम ऑफ अबव सॉल्यूशन कैन प्रोड्यूस्ड 22.4 V ऑफ O2 गैस एट STP, ठीक है। वो 22.4 V, अब देखिए यहाँ पर V मान लेते हैं ml है, तो ये भी ml हो जाएगा, ठीक। ये डेसीमीटर है तो ये भी डेसीमीटर हो जाएगा, ये लीटर है ये भी लीटर हो जाएगा, ठीक है। ये और भी कोई वॉल्यूम, ठीक है, जैसे वो सॉरी डेसीमीटर नहीं, डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, ठीक। ये मीटर क्यूब है तो ये भी मीटर क्यूब हो जाएगा। कोई भी सेंटीमीटर क्यूब, वैसे वो ml ही होता है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, सेंटीमीटर क्यूब है तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब। यानी यूनिट दोनों की क्या रहनी है? सेम रहनी है, बस यूनिट 1 1 1 1 1 1 यूनिट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 24 22.4 22.4 22.4 22.4, ये 22.4 चलता रहेगा और ये 1 चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है? 22.4 V है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ को V से लिखा जाता है, या पूरा वॉल्यूम स्ट्रेंथ वर्ड लिखा जाता है, क्लियर। तो ये तो हमारा अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन था, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन। अब चलते हैं अननोन केस में, ठीक है, अननोन केस में। चलिए तो अननोन केस में चलते हैं। 22.4 लीटर O2 gas can be produced by the decomposition of H2O2 solution containing 64 gram in 1 liter।